गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे और भगवान की असीम अनुकंपा से आप लोग के परिवार, आपके माता पिता खुशहाल होंगे। चलिए आज हम आप लोग के बीच में वर्ग 6 का विषय भूगोल का पहला जो चैप्टर है, पाठ 1 जो है वो आपका सौर मंडल भाग 1 लेकर आए हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी का मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सौर मंडल क्या है? सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है सौर मंडल, तो सौर मंडल क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सौर मंडल जिसको हम लोग सौर, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सौर मंडल, सौर का मतलब हो जाता है सूर्य। सौर का मतलब हो गया सूर्य। सौर का मतलब हो गया सूर्य और मंडल, मंडल का मतलब हो गया मंडल का मतलब हो गया समूह। समूह। तो सौर मंडल का मतलब हो गया सूर्य का मंडल यानी सूर्य का समूह। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है कि सूर्य का समूह, ठीक है। तो सूर्य का समूह हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समूह का मतलब हो गया कि जो सूर्य के इर्द गिर्द जो भी खगोलीय पिंड है, जो सूर्य के चारों ओर, हम लोग ये सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह जो है, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह होता है। मान लीजिए कि ग्रह है, अब इस ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह। जैसे कि चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो मंडल मतलब हो गया कि सूर्य के चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड इसके चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग सौर मंडल कहते हैं। यानी सौर मंडल कहने का मतलब यह है कि सूर्य के साथ जो और हमारा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसके बारे में जानना, ठीक है। तो सौर मंडल मतलब सूर्य के परिधि में या सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह उपग्रह सम्मिलित हैं उन सभी सम्मिलित वाले समूहों को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो चलिए सौर मंडल को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग रात के समय जब आसमान पूरी तरह से साफ हो तो आप देखेंगे कि आसमान में बहुत तरह के चमकीले टिमटिमाते हुए आप बहुत सारे तारों को देखते होंगे, ठीक है। बहुत सारे तारों को देखते होंगे रात को जब आसमान साफ हो, बादल नहीं हो, धुलकन नहीं हो, तो आप स्पष्ट रूप से आसमान में बहुत तारे को, आप लोग बहुत सारे तारों को देखते होंगे, जिसमें से आप कभी चंद्रमा को भी देखते होंगे। तो चंद्रमा भी हमारे सौर मंडल का एक सदस्य है, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा को भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जो है चंद्रमा जो है छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी जो है गायब हो जाता है, कभी दिखता ही नहीं है, कभी जो है चंद्रमा थोड़ी सी दिखती है, कभी यह पूर्ण दिखती है। तो बच्चों पूर्ण
आप लोग थोड़ी सी इस चीज के बारे में जानते होंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या। थोड़ा सा हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या का चर्चा कर लें कि पूर्णिमा क्या होती है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। आप देखेंगे बच्चों कि जब महीना में एक बार ऐसा आपके माता पिता या दादा दादी जरूर बोलते होंगे कि आज चंद्रमा पूरी तरह से गोल है, ठीक है। तो पूरी तरह से गोल है तो इससे यह अनुमान लग जाता है कि उस दिन जो है पूर्णिमा है। यानी जब चांद जो है हमें पूरी तरह से गोल दिखाई पड़े, ठीक है, पूरी तरह से गोल दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि उस दिन जो है पूर्णिमा होती है, ठीक है। एकदम चांद जो है पूरी तरह से गोल दिखाई देती है। तो जिस दिन चंद्रमा जो है पूरी तरह, अच्छा ये क्या होता है कि महीने में एक बार ही चंद्रमा जो है वह गोल होती है, पूर्ण रूप से गोल होती है। तो उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपने घर में देखेंगे कि जब घर में आप रहेंगे और रात के समय आप देखेंगे कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चांद पूरी तरह से गोल होता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे चांद जो है वह क्या होता है, थोड़ा सा कटते चला जाता है। आप इस तरह से चांद को कटते हुए एक समय ऐसा आता है कि यह आधा बच जाता है, ठीक है। और आधा बचने के साथ ही क्या होता है कि चांद जो है ये इस तरह से हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चांद जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। यानी चांद जो होता है वह धीरे धीरे छोटा होते 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 एक समय ऐसा आता है जिसको 14 से 15 दिन में, 14 से 15 दिनों में जो होता है वह चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाती है। तो जब चंद्रमा अमावस्या यानी जब रात में चंद्र को नहीं देखा जा सकता, यानी पूरी तरह से जब चंद्र गायब हो जाती है, मात्र उस चांद के किनारे के हिस्सा को हम लोग देख सकते हैं, मात्र किनारे का हिस्सा, यानी यह आभास होता है कि हाँ वह चांद है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमावस्या, ठीक है। क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलेंगे। अमावस्या का मतलब हो गया कि जब चांद धीरे धीरे बड़ा से छोटा होते 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 15 दिन के बाद वो गायब हो जाती है, तो वह अमावस्या हो गया। और जब फिर चांद धीरे धीरे बड़ा होते जाती है ना, तो बड़ा होने के बाद जो है वह पूर्णिमा हो जाती है। तो लगभग एक महीने में, ठीक है, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या को देखा जा सकता है। एक महीने में एक पूर्णिमा, ठीक है, और एक अमावस्या हम लोग देखा जा सकता है, ठीक है, अमावस्या, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चांद होता है वह एक महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आप देखेंगे। यह प्रत्येक महीने में एक बार होता है। हाँ, हो सकता है कि आसमान में कभी बादल छा जाएंगे, कभी जो है कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह, जैसे कि आपका जो होता है चंद्र ग्रहण जिस दिन होता है उस दिन आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद आप उसे पूरी तरह से देख सकते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या समझ में आ गया। पूर्णिमा जो होता है वो पूर्ण चंद्र महीने में एक बार होता है, और अमावस्या भी जो होती है वो महीने में एक बार होती है। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है तो उसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और जब चंद्रमा धीरे धीरे गायब हो जाती है तो उसे पूरी तरह से जब गायब हो जाती है तो उसे अमावस्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और जानना है कि
अक्सर हम लोग रात के समय, जैसे ही रात हो जाती है, दिन में तो हम लोग सिर्फ सूर्य को देख पाते हैं, तो सूर्य भी एक खगोलीय पिंड हम लोग कहते हैं। अब ये यहाँ पर एक नया चीज आ गया कि खगोलीय पिंड क्या है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है। अब रात के समय आप देखेंगे आसमान में, जब आसमान पूरी तरह से साफ हो तो उस समय आप देख सकते हैं कि जितने भी चमकने वाले चीज हैं रात के समय और दिन के समय सूर्य। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर में तो हम उसे खगोलीय पिंड नहीं कह सकते हैं। ठीक है। यानी प्राकृतिक रूप से, क्योंकि जो आपका हेलीकॉप्टर और जहाज वो चमकता नहीं है। ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड समझ में आ गया। यानी आसमान के जितनी भी चीजें जो प्राकृतिक रूप से हो। ठीक है। अब वहां पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कृत्रिम उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो उसे हम लोग खगोलीय पिंड नहीं कहेंगे। प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें जो आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है उसे हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए खगोलीय पिंड की कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये याद रखना है कि खगोलीय पिंड जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ा है। ठीक है। चंद्रमा भी बहुत बड़ा है। सूर्य तो इतना बड़ा है कि हम क्या बता दें। ठीक है। यानी अगर हम लोग 100 पृथ्वी को एक जगह मिला देंगे तो भी जो है सूर्य से छोटा ही आएगा। हम लोग अक्सर बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह के बारे में सुने होंगे। यह सभी खगोलीय पिंड होते हैं और यह बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। हमारी पृथ्वी भी गर्म है। ठीक है। कैसे? आप एक गड्ढा खोदिए, ठीक है, और उस गड्ढे में अपने पैर को उस गड्ढे में डाल के मिट्टी से ढक दीजिए। ज्यादा नहीं, कम से कम घुटना तक। ठीक है। घुटना तक आप जो है गड्ढा खोद के आप उसमें मिट्टी ढक दीजिए, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद आपको पैर घुटना के नीचे जो है वो गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी पृथ्वी भी गर्म है। तो यानी खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ क्या होते हैं? गर्म भी होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। ध्यान देना है कि खगोलीय पिंड जो होता है यह गैसों से बने होते हैं। जैसे कि सूर्य जो होता है वह गैस से बना हुआ है। बता सकते हैं कौन कौन गैस है? नहीं, एक हाइड्रोजन और इसके साथ हीलियम। ठीक है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम मिलके जो होता है वो सूर्य का निर्माण करता है। यानी सूर्य जो होता है वो गैसों से मिलके बना होता है। यह गैसों से बने होते हैं। इसके पास ऊष्मा और प्रकाश होती है। और अब देखिए सूर्य कितना, अगर बताइए कि अगर सूर्य नहीं निकलता तो हमें दिन का भी एहसास नहीं होता। कब दिन हो रहा है यह पता नहीं चलता। और जब 10, 11, 12 बज जाता है, दोपहर हो जाती है, तो कितना तेज गर्मी लगने लगता है कि नहीं? तो ये किसके वजह से होता है? सूर्य की वजह से होता है। यानी सूर्य क्या है? सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। यानी इसके पास, खगोलीय पिंड के पास क्या होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, जिससे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब देखिए तारा किसको बोलते हैं? जो ऊष्मा और प्रकाश फैलाते हैं। ठीक है। जो ऊष्मा और प्रकाश फैलाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तारा बोलेंगे। तो इससे साफ जाहिर होगा कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य जो है ऊष्मा और प्रकाश, साथ ही यह गैसों से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए सूर्य भी एक तारा है।
और हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं। सूर्य एक छोटा तारा है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि सूर्य के पास इतनी गर्मी है, जो हमें दोपहर को हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। आप जरा सोचिए, सूर्य से भी बड़े बड़े तारे होते हैं और वो इतने दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि हमारे पृथ्वी से भी वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आप देखिए रात के समय जो ज्यादा चमकीले नजर आते हैं, ज्यादा टिमटिमाते होंगे, वह हमारे पृथ्वी के नजदीक हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उसका चमक धीरे धीरे कम होते जाएगा, वह उतने ही दूर होते जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी सूर्य हमें इतना ज्यादा, इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है कि ये हमारे बहुत नजदीक है। लगभग हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये याद रखना है कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारे पृथ्वी से, ठीक है, हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप लोग पॉज करके और उसको याद कॉपी में लिख लेंगे। तो याद रखना है कि यह 15 करोड़ किलोमीटर हमारा सूर्य है। सो इतना गर्मी है। अगर जरा सोचिए कि अगर पृथ्वी सूर्य और बड़ा होता और हमारे पृथ्वी के नजदीक होती, तब क्या होता? बहुत गर्मी होती और शायद हम लोग जीवित भी ना होते, है ना, इतनी गर्मी में। लेकिन यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त ऊष्मा और प्रकाश देता है, जिसे हम लोग आसानी से इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे हम लोग नक्षत्र मंडल। ठीक है, नक्षत्र मंडल को ही एक नाम और हम लोग दे सकते हैं, और वह है तारा मंडल। तो मंडल आ गया, मंडल मतलब समूह, तो तारा मतलब हो गया तारों का समूह। ठीक है बच्चों, अक्सर आप देखते होंगे कि रात के समय कुछ तारे एक अलग टाइप का आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ये नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहलाते हैं। और एक तारा मंडल अक्सर हम लोग उत्तर दिशा में देखेंगे। उत्तर दिशा में, यानी आप उत्तर दिशा में खड़े हो जाइए, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। ये जो आपका उत्तर होता है, उधर आप देखेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क का, ये इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। बता सकते हो इसका नाम क्या है? बहुत चमकीले नजर आएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह इस टाइप के नजर आते हैं। बता सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि तारा। सप्त ऋषि तारा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि। चूंकि यहाँ पर 7 तारे हैं, ठीक है, तो इसको लोग बोलते हैं सप्त ऋषि तारा बोलते हैं। हम लोग अक्सर आसमान में देखते होंगे, देहात में उसको बोलता है 3 डंडीवा, है ना। आपके माता पिता देखते होंगे 3 डंडीवा, इसको लोग बोलते हैं। ये इस टाइप का होता है 3 डंडीवा, ऐसे करके। बुढ़िया खटलवा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह का रहते हैं।
तो इसमें भी 7 तारे होते हैं, इसको भी सप्तऋषि कहते हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का होता है। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं बुढ़िया खटलवा बोलते हैं। अक्सर देहात में बोला जाता है कि यह बूढ़ी है और उसका ये पाया है, देखिएगा ऊपर में, इसको लोग बुढ़िया खटलवा बोलते हैं, या फिर इसको भी जो होता है ये लिटिल बियर के भी नाम से जाना जाता है। तो अक्सर आसमान में हम तारों की विभिन्न आकृतियों को देखते हैं और इन आकृतियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तारा मंडल कहते हैं, या तारा समूह, या फिर नक्षत्र मंडल कहते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि अगर हम ध्रुव तारा को देखना है ना, ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा क्या है, कोई बता सकते हैं? हाँ, अक्सर आपके दादा दादी कहानी सुनाए होंगे कि एक ध्रुव नाम का एक बालक था, ठीक है, ये प्राचीन कहानी है, और वह इतना योगी था, इतना तप किया था कि भगवान ने उसको एकदम ध्रुव पर रख दिया, ठीक है, ध्रुव पर, एकदम बिल्कुल ध्रुव। तो ये ध्रुव क्या है, ये प्राचीन कहानी है कि ध्रुव जो है एक लड़के का नाम था जो भगवान को इतना तपस्या किया था भगवान का कि भगवान उसको तपस्या से खुश होकर उसको बिल्कुल एकदम ध्रुव पर रख दिए। तो ध्रुव तारा के बारे में जानेंगे। तो जब हम लोग सप्तऋषि तारा को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, बता सकते हैं कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारी पृथ्वी जो है सीधी तरह से खड़ी नहीं है, थोड़ी सी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो आप इसका जो है बीच, अगर हम लोग पृथ्वी के बीच में एक कोई भी लंब रेखा ऐसे खींचेंगे, ठीक है, और खींचेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह आपका उत्तर दिशा, चूंकि हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तर कहलाती है। हमारे पृथ्वी को अगर 2 भाग ऐसे काट देंगे तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध, है ना, या उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, गोल का आधा, और नीचे वाला क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें उत्तर दिशा में जब हम सप्तऋषि तारा जो होता है वो अक्सर उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रश्नवाचक चिन्ह को यानी सप्तऋषि तारा को यानी क्वेश्चन मार्क की इस तरह से हम लोग जब इसको देखेंगे तो देखने के बाद आप इसका लाइनिंग सीधे देखिए, यहाँ पर खाली जगह है, इसको खाली जगह रखना है। ये क्वेश्चन मार्क जो हम लोग ऐसे लिखते हैं वह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के सीधे आप एक रेखा खींचिए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तारा जो है वो टिमटिमाते हुए प्रतीक होगा, और इसी तारे को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। इसी को क्यों बोलते हैं? और तो सारे तारे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो धुरी है, अगर बीच में एक लंबी रेखा खींचेंगे तो इस तारे के सीधे पर ही पड़ेगा। तो चूंकि यह पृथ्वी के ध्रुव में है, इसको हम लोग ऊपर वाले, इसको इस बिंदु को और इस बिंदु को हम लोग इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये इस तरह से पृथ्वी के बीच ये रेखा खींचने पर यह तारा आती है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा की दिशा चेंज नहीं होती। रात के समय आप देखेंगे तो रात के समय
तारे चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन यह तारा जो है ज्यों का त्यों नजर आएगा, जहां का तहां ही है। पहले प्राचीन काल में लोग जब दिशाएं नहीं थी, आपका कंपास नहीं था, तो रात के समय, दिन के समय तो सूर्य जिधर से उगा उधर पूरब हो गया, जिधर डूबा वो पश्चिम हो गया। अगर वो इस तरह से खड़े हो जाएंगे कि भाई पूरब से उगा पश्चिम में डूबा, तो ये साइड दक्षिण हो गया, पीछे साइड उत्तर हो गया। लेकिन रात के समय कैसे पता चलेगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है? तो उस समय ध्रुव तारे और सप्तऋषि तारा से ही पता लगाते थे कि उत्तर किधर होगा। तो उन लोग उत्तर की तरफ मुंह कर लेता था और हाथ को इसे फैला के दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम और इधर दक्षिण, ये उत्तर हो गया। और इस तरह से दिशाओं का पता लगाते थे। ठीक है, तो ध्रुव तारा समझ में आ गया। रात के समय आप लोग ध्रुव तारा को जरूर देखना जब आसमान पूरी तरह से साफ हो। और यह हमारा क्वेश्चन मार्क सप्तऋषि तारा को जरूर देखेंगे। पहले सप्तऋषि तारा को देखेंगे तो जो इसका मुंह खुला होगा उधर से आप जब सीधी रेखा खींचेंगे तो इसे, इस तारे को देखेंगे। अब यहाँ पर समझ में आ गया, आप लोग इसे पॉज करके उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग ग्रह और उपग्रह की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्रह की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सौर मंडल में हमारा ग्रह भी आता है। तो ग्रह क्या है, थोड़ा सा देखिए। ग्रह जिसको हम लोग प्लेनेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रह को प्लेनेट भी बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक प्लेनेट है। ठीक है, तो ग्रह क्या है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ या चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। यानी ये हमारा सूर्य हो गया, सन हो गया, और इसके चारों ओर जो भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ठीक है, यानी ग्रह जो है जिसको प्लेनेट, अंग्रेजी में प्लेनेट्स कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेटाइड, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्लेनेट, और ग्रीक भाषा में क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा में प्लेटाइड। ठीक है, समझ गए? तो हम लोग को हिंदी है, हिंदी जानिए, हम लोग ग्रह से ले कहेंगे, है ना। जब इंग्लिश में बात होगी तब इसको हम लोग प्लेनेट बोलेंगे, जब ग्रीक में बात होगी तब इसको हम लोग प्लेनेटिक, ये आपका जो है प्लेनेटाइड कहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर चूंकि हमारे इस सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रम के, यानी सन के बाद, सूर्य के बाद कौन ग्रह आएगा, इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रमवार, यानी सूर्य के बाद कौन ग्रह, उसके बाद कौन सा ग्रह, उसके बाद कौन ग्रह, उसके बाद कौन ग्रह। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिन अपना जो सोमवार मंगलवार है तो शॉर्ट में लिख देते हैं सोम मतलब सोमवार, मंगल मतलब मंगलवार,
बुध मतलब बुधवार, गुरुवार को हम लोग लिखते हैं बृहस्पति, है ना, बृहस्पति, गुरुवार, बृहस्पतिवार, है ना, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, तब रविवार, है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब आपको इसी से आप बहुत पता लगा सकते हैं या आपको जान सकते हैं कि शम के बाद कौन सा आएगा। तो हम लोग बुध से स्टार्ट करते हैं, है ना, बुध से स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला जो सन के बाद, सूर्य के बाद जो ग्रह आता है, सूर्य तारे के बाद आता है किसका, बुध, ठीक है, बुध ग्रह। पहले आपको बुध ग्रह से स्टार्ट करना है। याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, बुध है, ठीक है, याद हो जाएगा, बुध से स्टार्ट करना है। अब बुध के बाद एक ग्रह को छोड़ दीजिए, एक दिन को छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, शुक्र। तो बुध के बाद किसका नंबर आएगा, शुक्र ग्रह का नंबर आएगा, ठीक है, शुक्र ग्रह का नंबर आ गया, ठीक है। बुध के बाद किसका नंबर आ गया, शुक्र का, एक दिन छोड़ देना है, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ देना है, तो क्या आ गया, रवि। तो रवि को हम लोग इस जगह पर लिख देंगे पृथ्वी, देखिए रवि, पृथ्वी, रवि, पृथ्वी, रवि के जगह पर क्या लिख देंगे, पृथ्वी। तीसरा नंबर में हमारा पृथ्वी आता है। उसके बाद रवि के बाद फिर एक दिन छोड़ देंगे, देखिए रविवार के बाद सोमवार छूट जाएगा, फिर क्या आ गया, मंगलवार। तो चौथा नंबर में आ गया मंगल ग्रह, ठीक है। अब मंगल के बाद बुध छूट जाएगा, फिर क्या आ गया, बृहस्पति। पांचवा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन छूट जाएगा, क्या आ गया, शनि, यानी हमारा छठा ग्रह कौन है, शनि है। उसके बाद सातवां और आठवां आपको याद रखना है कि सातवां जो होता है यूरेनस, यूरेनस, और आठवां होता है नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। इसको हम लोग अरुण और वरुण, ठीक है, इसे भी बोलते हैं अरुण और वरुण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रह के जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है। तो पहला हो गया बुध से स्टार्ट करना है, बुध हो गया, एक दिन छोड़ना है, शुक्र हो गया, फिर एक दिन छोड़ना है, पृथ्वी, रवि, रवि, पृथ्वी, रवि को रखना है, उसके बाद फिर सोम छोड़ देना है, फिर मंगल आ जाएगा, फिर मंगल के बाद एक छोड़ देना है, बृहस्पति आ जाएगा, फिर बृहस्पति के बाद छोड़ देना है, शनि आ गया, तब यूरेनस, नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। तो बच्चों ये जानकारी आप लोग कैसा लगा, इसको जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, और साथ ही आप लोग सौर मंडल के बारे में बहुत अच्छी आज जानकारी मिली होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सौर मंडल भाग 2। तब तक के लिए सभी घर में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद।